नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई को विधिवत कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 12 के विद्यार्थी हैं यानी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और ये क्लास फिजिक्स की क्लास रहेगी। और ये फिजिक्स की क्लास जो कि चैप्टर नंबर 2 को लेकर के बनाई गई है, जिसमें चैप्टर 2 में जो 2 पॉइंट थे या 2 टॉपिक थे, जैसे कि पहला जो पढ़ाया गया था, एक टॉपिक था क्षेत्रफल सदिश, दूसरा जो टॉपिक था वो था हमारा क्षेत्रफल सदिश के बाद में था घनकोण। यानी कि 2 टॉपिक की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके द्वारा तथा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो बच्चे चैनल के साथ में नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे। साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा विद्युत फ्लक्स के बारे में। दोस्तों, किसके बारे में? विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो समझिए, टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो इसे कई प्रकार से कई लोग परिभाषित करते हैं और कई प्रकार से परिभाषा मतलब अन्य अन्य टीचरों के माध्यम से आपको प्रोवाइड होती रही है। और जो वैज्ञानिक परिभाषा है और इसको बनाने की जो परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करते हैं और आपको बारीकी से इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स की डिफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा विद्युत फ्लक्स के बारे में, फिर इसकी डिफिनेशन की चर्चा करते हैं। तो आपको बताते हैं, जैसे कि कोई भी हमारा पृष्ठ है और इस पृष्ठ से जब कोई विद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजरती हैं, तो पृष्ठ और फिर इस पृष्ठ से ये इस तरीके से बाहर की तरफ निकलती हैं होते हुए, मतलब इधर से इसमें प्रवेश करती हैं और इधर से इधर की तरफ निकल जाती हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं, मतलब रेखाओं की जो संख्या होती है, इनको काउंट करने पर या इनकी संख्याओं को बोल सकते हैं। तो इनकी संख्याओं की जो माप होती है वही दोस्तों क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। तो कहने का मतलब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि विद्युत फ्लक्स को, यानी कि कहने का मतलब आप समझिए कि जब विद्युत फ्लक्स को किसी पृष्ठ पर डालते हैं या गुजारते हैं और जब वो रेखाएं दूसरी तरफ जब निकल करके आती हैं तो उन संख्याओं को, यानी उन रेखाओं की संख्याओं की माप को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए अब इसमें जो डिफिनेशन बताई गई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और आपको अच्छी प्रकार से बताते हैं। तो देखिए क्या बताया गया यहाँ पर, कह रखा कि विद्युत फ्लक्स में स्थित या विद्युत क्षेत्र, क्या बोला गया है, विद्युत क्षेत्र। मतलब ये कि जो हमारा पृष्ठ था तो इस पृष्ठ के चारों तरफ कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, और उसमें ये वाला पृष्ठ हमारा शामिल है। उसमें ये हमारा पृष्ठ क्या है, शामिल है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि किसके बारे में बात की जा रही है, कि जो पृष्ठ है हमारा वो कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में। तो कह रखा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स यानी उससे जुड़ा हुआ, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। अब देखिए दोस्तों, आपको फिर से बता देते हैं और फिर से समझा देते हैं डायग्राम के अंतर्गत। जैसे कि डायग्राम के अंतर्गत आप समझ लीजिए, ये हमारा पृष्ठ है, कहाँ स्थापित है, विद्युत क्षेत्र में स्थापित है। और ये कैसा पृष्ठ है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। तो काल्पनिक पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स होगा, यानी कि
इससे जब वैद्युत फ्लक्स गुजारा जाएगा और ये इस तरफ जब निकल करके आएगा तो इन रेखाओं को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं, और इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ख़ास बात दोस्तों, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है तो इसके बारे में आप भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए, कह रखा इसे फाई सापेक्ष में ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फाई फ्लक्स के लिए है और ई जो है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक के लिए बताया गया है। तो अब आप इसको क्लियर हो चुका होगा कि इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो हम क्या करते हैं कि फाई और सापेक्ष में ई के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसी को बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स दोस्तों। अब चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य रिलेशन बनते हैं, उनके बारे में समझते हैं और रिलेशन से किस प्रकार को परिभाषित किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इससे बनने वाला जो पहला रिलेशन होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये तो यहाँ तक क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। अब कह रखा है कि यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, कहने का मतलब कोई बिंदु दिखा रखा है, किसी पृष्ठ दे रखा है, मतलब कह रखा कोई पृष्ठ है और पृष्ठ पर कोई बिंदु के बारे में बताया गया हो, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या ई हो, तब उसके अभिलंबवत स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी अर्थात में यहाँ पर संख्या के लिए बोला गया, यानी संख्या की माप के बारे में अर्थात में बोला गया क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए, ये लाइन जो बोली गई है, ये लाइन कहाँ से आई और किस प्रकार से आई उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना यह है कि यदि हमारे पास में कोई बिंदु लिया गया है, कोई बिंदु लिया गया है और वहाँ पर तीव्रता के बारे में बात की गई है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ली गई है और इसके अभिलंबत यानी जो पृष्ठ था, पृष्ठ के अभिलंबत यानी पृष्ठ से क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। ये हमारी क्या होती है, नई लाइन के रूप में आ जाती है और जिसका जो रिलेशन बनता है वो दोस्तों क्या बनता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो मेन बात क्या है, मेन बात ये है दोस्तों कि जब पृष्ठ के बारे में बात की गई तो इस पृष्ठ में एक छोटा सा भाग होगा। अब उस छोटे से भाग की चर्चा की जाएगी तो इस छोटे से भाग का जो अगर बात करें क्षेत्रफल अवयव वो क्या होगा, हमारा dA होगा दोस्तों। ये छोटे से भाग का क्षेत्रफल अवयव है और इसमें अगर बात करें इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स के बारे में तो वो क्या है, हमारे पास में E है दोस्तों। तो जब E के बारे में मतलब E दे रखा है तो dA और साथ में E का रिलेशन क्या बनता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि d फाई ई सूक्ष्म पृष्ठ के लिए सूक्ष्म ही वैद्युत फ्लक्स रहेगा, यानी कि d फाई ई इक्वल में E साथ में dA। तो ये रहेगा दोस्तों इसका रिलेशन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये दोस्तों किसके लिए है, ये सूक्ष्म पृष्ठ के लिए है, सूक्ष्म भाग के लिए है। और एक कंडीशन इसकी और पढ़ते हैं, वो कंडीशन ये होती है कि जब पहले सूक्ष्म पढ़ लेते हैं और फिर हम पूरे पृष्ठ का चर्चा करते हैं कि पूरे पृष्ठ में क्या रहता है दोस्तों। तो पूरे पृष्ठ के लिए पीछे जो वीडियो मैंने पहले प्रोवाइड कराई है उनमें भी चर्चा की है कि जब डी लगाते हैं तो ये सूक्ष्म की चर्चा करता है, जब डी को हटा लेते हैं तो हमारे पास में पूर्ण की चर्चा करेगा, यानी कि हमको मिल जाएगा फाई ई इक्वल में बात करें दोस्तों तो ई और साथ में यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा ए, ई और ए। ये पृष्ठ क्या हो जाएगा, जो सूक्ष्म पृष्ठ मतलब कहने मतलब एक पृष्ठ का जो सूक्ष्म भाग था उसका ये क्या हो जाता है, पूर्ण भाग, यानी कि पूर्ण क्षेत्र आ जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसे बताते हैं आपको आगे डिफरेंशियल के साथ में, अब इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वैद्युत फ्लक्स के डायग्राम की। तो डायग्राम को मैंने यहाँ पर स्पष्ट करके दिखाया है और वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर क्या है, एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में ये जो छोटा सा भाग दे रखा है, ये जो छोटा सा भाग है ये इसका क्या है, सूक्ष्म सा पृष्ठ दे रखा है दोस्तों, इसे सूक्ष्म पृष्ठ बोलेंगे। अब इसी को अगर हम डी वेक्टर ए के रूप में दिखाएंगे तो इसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। अगर वेक्टर को हटा लेते हैं, जैसे यहाँ पर डी ए दे रखा है तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल अवयव। यहाँ पर यस है दोस्तों, वो क्या है, पृष्ठ है, पूर्ण पृष्ठ के बारे में बात की गई है। और इस छोटे से पृष्ठ से संबद्ध यानी कि अभिलंबवत के बारे में बात करें दोस्तों
तो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अगर इसमें झुकाव के बारे में एक थीटा कोण दे रखा है दोस्तों, ये कोण के बारे में, तो ये कोण किस प्रकार से आया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको समझना यह है कि ये बना है हमारा पृष्ठ, और इस पृष्ठ से बिल्कुल मैंने जो बिंदु लगाया है, इस बिंदु को आप अपने नज़र से जब देखते हैं तो आपकी नज़र यानी जो दृष्टि है और ये जो मोबाइल का जो आपका स्क्रीन है, इसके बीच में अगर कोण के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तभी लंबवत बोला जाता है। यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री। यहाँ पर ये क्या हो जाता है दोस्तों, डीए के बारे में चर्चा करी जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वेक्टर ई हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे डायग्राम के तरफ। तो डायग्राम में देखिए आगे क्या पॉइंट पढ़ाए गए हैं उनके बारे में समझ लीजिए दोस्तों। अब इन्होंने क्या बताया कि एक जो बंद पृष्ठ है, पृष्ठ क्या है, यस है, तो इससे हमने क्या करा, कुछ वैद्युत फ्लक्स रेखाएं इससे गुजारी, और ये पृष्ठ से होते हुए यानी पृष्ठ को भेदते हुए कुछ इसके पृष्ठ के पार हो गई, जैसे कि ये बनी हुई है। तो आप इसको देख सकते हैं, जो लाइनें हमने खींच रखी हैं लाइनों के ऊपर, तो वो इस प्रकार से रेखाएं निकली हैं। तो जो ये जो रेखाएं होती हैं, इनकी जो माप होती है या इनकी जो संख्या होती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, विद्युत फ्लक्स बोला जाता है दोस्तों। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इससे संबंधित रिलेशन के बारे में अभी चर्चा की, तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, फाई ई, और साथ में क्या रहेगा, डी रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ में क्या रहेगा, एक तो रहेगा ई, और साथ में क्या रहेगा, चलिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं पहले, फिर आपको रिलेशन के बारे में बताते हैं। तो अगर रिलेशन के बारे में बात करें तो क्या रहता है, डी फाई ई इक्वल में ई, जैसा कि अभी पीछे बात कर चुके हैं। और साथ में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इनटू में, और साथ में डी ए। ये यहाँ तक इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और साथ में दोस्तों बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर की भी यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर को भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये रहेगा इसका सूक्ष्म के लिए, और पूर्ण के लिए मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो ये डायग्राम आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये डायग्राम जो रहा हमारा वो किसका डायग्राम है, तो ये डायग्राम हमारा विद्युत फ्लक्स का डायग्राम है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो इसी में जो पॉइंट है, जैसे कि अभी मैंने जो आपको संबंध पढ़ाया था कि डी फाई ई इक्वल में वेक्टर ई, और फिर बाद में इनटू या फिर डॉट का निशान लगा करके डी वेक्टर ए। तो जब वेक्टर को हटाते हैं तब दोस्तों क्या आता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कह रखा है, यदि पृष्ठ को थीटा कोण पर घुमा दें तब वेक्टर ई के अविलंबवत क्षेत्रफल अवयव का प्रक्षेप डी ए cos थीटा होगा। अतः क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या, अर्थात में अब नई लाइन से हम पहुंचेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो इसकी चर्चा की गई है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे रिलेशन कौन सा और किस प्रकार से रिलेशन आया है। पहले जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि डी फाई ई इक्वल में यहाँ पे बोला था कि वेक्टर ई और इनटू में डी वेक्टर ए। तो अगर यदि कोण के बारे में बात की जाती है दोस्तों, तब कोण जो लिया जाता है तो यहाँ से ये वेक्टर ई से और ए से हट जाता है और यहाँ पर आ जाता है, वहाँ की उसी तरीके से रिलेशन जो संबंध बनता है वो उसी प्रकार से रिलेशन बन जाता है। जैसे कि डी फाई ई इक्वल में ई साथ में डी ए cos थीटा। तो हमने क्या करा कि वेक्टर और यहाँ से वेक्टर को हटाया और cos थीटा को बढ़ा दिया दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा और पीछे भी आप अच्छी प्रकार से समझते चले आ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं, देखिए इन्होंने क्या करा कि इसको इस रूप में दिखाया और साथ में जो पीछे मैंने रिलेशन में शुरुआत में जो लिखा हुआ था वहाँ पर वेक्टर नहीं लगे थे, बाद में मैंने वेक्टर के बारे में बताया तो वो रिलेशन ये हो जाता है दोस्तों। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसकी ये दो कंडीशनें रहती हैं, जब कोण थीटा के बारे में जिक्र किया जाता है तब, और यदि जिक्र नहीं किया जाता है तो खाली हम लिख देते हैं कि डी फाई ई इक्वल में ई और फिर डॉट डी ए, वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अभी तक हमने पढ़ा इसके सूक्ष्म के बारे में,
अब हम बात करेंगे पूर्ण के बारे में। हालांकि पूर्ण का हमने जिक्र पीछे ही कर दिया था, मगर यहाँ किस प्रकार से समझाया गया उसको भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो समझिए, जब हमने बात की थी सूक्ष्म के लिए, तब यहाँ पर डी का जिक्र किया गया था। किसका जिक्र किया गया था? डी का, डी फाई ई, और साथ में यहाँ पर केवल वेक्टर ई और साथ में डॉट डी वेक्टर ए था, यहाँ पर सिग्मा नहीं था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है संपूर्ण के लिए, कह रखा अतः संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स। अब जब संपूर्ण के बारे में बात की गई, मतलब पूर्ण के लिए पूछा गया, तो डी को हटा देंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा? फाई ई, और फाई ई इक्वल में। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम इसको दो प्रकार से बता सकते हैं। एक होता है योग के माध्यम से, एक होता है इसका समाकलन करा करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योग के माध्यम से बताया गया है, यानी कि अगर यदि हमारे पास में छोटे छोटे कई भाग हैं और ये क्या है, एक कोई पृष्ठ है, पृष्ठ के ये छोटे छोटे भाग हैं, इन सभी को अगर मिला दें तो ये पूर्ण पृष्ठ हमारा बन जाता है। तो कहने का मतलब इन सभी को हम अगर जोड़ दें, इन सभी को हम क्या कर दें? जोड़ दें, तो दोस्तों क्या बन जाएगा? हमारा पूर्ण भाग बन जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या किया गया, एक सूक्ष्म भाग को लिया गया और यहाँ पर जो सिग्मा चिन्ह लगा हुआ है, ये जो चिन्ह है वो सिग्मा चिन्ह है जो जोड़ को दिखाता है। तो मतलब बहुत से जो मतलब जितने भी थे इस पृष्ठ में शामिल, उन सभी को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। अब जब इनको जोड़ दिया जाता है तो हमको क्या मिल जाता है? पूर्ण रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इसे बोलते हैं पूर्ण के लिए, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स की यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक लाइन और मेंशन कर रखी है, इसको भी समझा देते हैं। कह रखा है यदि प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल अनंत सूक्ष्म हो, यानी कि अर्थात डी ए इक्वल में जीरो। कहने का मतलब ये डी ए इक्वल में अगर यदि जीरो है तब क्या कंडीशन रहती है, तब उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तब कह रखा है अतः संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई ई इक्वल में इंटीग्रेशन का चिन्ह सापेक्ष में यश दे रखा है। यश क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ होता है, वहाँ की वेक्टर ई इंटू में डी वेक्टर ए। तो यहाँ पर इस चिन्ह के बारे में चर्चा की गई है, जहाँ इंटीग्रेशन सापेक्ष में यश संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन, यानी कि सरफेस इंटीग्रल है। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको, इस रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये दो प्रकार से लिखता है, किसके लिए? पूर्ण पृष्ठ के लिए। बाकी इसके लिए दायित्व के लिए आप ध्यान रखें या ना रखें, मगर ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको याद रखना है। इन दोनों में से एक पॉइंट आपको प्रयोग में कर देना है। अगर यदि यहाँ से चर्चा करें कि पीछे सर ने बताया था कि फाई ई के बारे में, कि फाई ई जो होता वो क्या था, तो फाई ई बराबर में यहाँ पर हमने बताया था दोस्तों कि अगर यदि हम ई कर लेते हैं, वेक्टर ई कर लेते हैं इंटू में, अगर डी को यहाँ से हटा दो, ये डी हटा दो और साथ में क्या बना लो? ए बना लो। तो ये भी दोस्तों काय के लिए हो जाता है? ये भी संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाता है। ये और ये एक ही बात है। यहाँ पर डी ए लगा है तो सिग्मा चिन्ह बड़ा हुआ है, यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह बड़ा हुआ है, सो तब डी ए लगा हुआ है। तो ये चीज़ और ये सभी चीज़ें एक ही जैसी हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और लाइनों के माध्यम से भी बताया गया है। तो देखिए और लाइनों के माध्यम से क्या बताया गया है। कह रखा है कि इस प्रकार विद्युत फ्लक्स में स्थित किसी पृष्ठ से बाध्य विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं, ये जो लाइन बताई गई है, इस लाइन को उन्होंने परिभाषित कर दिया है। इन्होंने परिभाषित ये किया है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बाध्य विद्युत फ्लक्स, यानी कि जो फाई ई है, वो उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के समाकलन पृष्ठ के बराबर होता है। यानी कि जब उसका समाकलन किया जाता है तो उसके ये बराबर में दिखाया जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ये लाइनें क्या कह रही हैं। और साथ में इसको संबंध के रूप में भी दर्शाया है कि संपूर्ण पृष्ठ से बाध्य विद्युत फ्लक्स, जो कि फाई ई इक्वल में इंटीग्रेशन का चिन्ह है ई डी ए, और साथ में कॉस थीटा को भी रख दिया गया है। तो कॉस थीटा को कब लेकर के आए? जब हमने यहाँ से वेक्टर दोनों पे लगे हुए थे, पीछे वाले में वेक्टर हटा दिए, तो वेक्टर की जगह पे क्या लगा दिया? कॉस थीटा लगा दिया। अब
अब यदि इसका इंटीग्रेशन कराते हैं दोस्तों, तो इंटीग्रेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी आप समझ लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो हमको संबंध केवल किससे रह जाता है, डी ए से रह जाता है, क्षेत्रफल से रह जाता है। बाकी ई और साथ में कॉस थीटा, ई और कॉस थीटा को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पूरे का इंटीग्रेशन करा दिया जाता है डी ए का। अब इस पूरे से हमें एक प्रश्न निकल करके आ जाता है, तो इस पूरे प्रश्न को क्या लिया गया है, ए लिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमको रिलेशन मिल जाता है कि फाई ई इक्वल में ई ए कॉस थीटा। अब मैंने बताया था कि अगर यहाँ कॉस थीटा ना हो तो वेक्टर ई और वेक्टर ए के रूप में आ जाएगा, जो कि मैं कई बार रिलेशन को बता चुका हूँ। और सबसे पहले मैंने इसकी ही चर्चा की थी, पहले सूक्ष्म के बारे में और फिर पूर्ण के बारे में। तो हमें कुछ खास पॉइंट इनके बारे में याद रखने हैं, इतना सब पढ़ना नहीं है। मगर जो चीज़ें आपकी बुक में दे रखी थी तो मैंने उनको बढ़िया तरीके से पहले मतलब एक एक पॉइंट को उसको बता दिया आपको, ताकि आप उसको क्लियर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कुछ इसके जो मुख्य पॉइंट हैं उनके बारे में फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। फिर इनके जो कुछ मेन पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि इनकी स्थितियों के बारे में हैं, तो उन स्थितियों की चर्चा कर देंगे और फिर इसको हम एंड कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले घनकोण के बारे में बात करते हैं। तो घनकोण के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार बेसिक थोड़ा सा बताते हैं, तो उसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि ये हमारा कोई पृष्ठ है, कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में है। इस पर हमारा विद्युत फ्लक्स डाला गया और इससे कुछ विद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर की तरफ आईं, इनको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। और इन्हीं की माप को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। माप को यानी कि माप को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी कि फाई सापेक्ष में ई कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आपको कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगला पॉइंट क्या होगा इसका। तो अगला पॉइंट जो होगा हमारे पास में कि फाई ई के संबंध में रिलेशन कौन से बनते हैं, तो इनके रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस पृष्ठ में एक छोटा सा भाग ले लेते हैं और उस छोटे से भाग में ई के बारे में जॉइंट कराते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। और इसमें क्या हो जाएगा, डी वेक्टर ए को जॉइंट कराते हैं और साथ में ये जो हो जाएगा वो डी ए हो जाएगा। डी ए जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो पृष्ठ है वो डी ए हो जाएगा। तो इससे संबंधित जो रिलेशन बना था वो दोस्तों बना था कि फाई ई के बारे में। क्या रिलेशन था फाई ई के बारे में, तो सूक्ष्म पृष्ठ है तो यानी डी फाई सापेक्ष में ई इक्वल में रिलेशन था कि ई और साथ में डी ए, ई और साथ में डी ए। अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं सदिश रूप की, तो इसके बाद की जो सदिश की बात की जाएगी, तो इस समीकरण में हम क्या बढ़ा देंगे, वेक्टर बढ़ा देंगे दोस्तों। क्या बढ़ा देंगे, वेक्टर बढ़ा देंगे, ई पर वेक्टर और ए पर वेक्टर, तो ये सदिश रूप हो जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, यदि ई और साथ में डी ए के बीच में अगर कोण थीटा है, तो थीटा के बारे में किस प्रकार से चर्चा करते हैं तब आपको समझ लेना है। अब इसी रिलेशन में आपको मैं बता देता हूँ। तो ये जो वेक्टर है वो मैंने वेक्टर को हटा दिया। अब हम यहाँ क्या बढ़ा लेंगे, कॉस थीटा बढ़ा लेंगे, कॉस थीटा बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों ये यहाँ तक आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ तक आपने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया। अब दो कंडीशन थी, एक तो कंडीशन ये हो गई, ये किसके लिए था, मैंने बता दिया कि सूक्ष्म के लिए। ये किसके लिए हो गया दोस्तों, सूक्ष्म के लिए हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पूर्ण के बारे में। तो पूर्ण की चर्चा हम करते हैं और वो भी जो मैंने कंडीशन बताई थी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, और साथ साथ में जो कंडीशन इनमें बताई गई वो भी कंडीशन की चर्चा करते हैं। तो जैसे कि बात कर लेते हैं किसके लिए, पूर्ण के लिए। किसके लिए बात कर लेते हैं, पूर्ण के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं पूर्ण पृष्ठ के लिए, पूर्ण पृष्ठ के लिए। जब पूर्ण पृष्ठ की चर्चा करते हैं दोस्तों तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो मैंने रिलेशन बताया था वो था फाई ई और इक्वल में हम यहाँ क्या कर लेंगे, ई को बनाएंगे, वेक्टर लगाएंगे साथ में इनटू में, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये भी वेक्टर लगा देंगे। तो ये भी हो गया हमारा काय के लिए, पूर्ण के लिए। और यदि हम इन सभी का योग करके दिखाते हैं तब आप समझ लीजिए वेक्टर लगाएंगे, कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ पर जब हम योग करके दिखाते हैं
योग के माध्यम से, तब आपका रिलेशन बनता है कि वेक्टर यानी सिग्मा लगाएंगे और वेक्टर ई लगाएंगे। तो इनमें से मुख्य मुख्य पॉइंटों को आपको नोट करना है केवल। और डी ए, ये जो रिलेशन रहेगा, ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही चीज़ है। इसके अलावा थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जो थर्ड है वो क्या रहेगा, उसमें क्या होता था, पृष्ठ के बारे में, यानी कि यस, फिर से ये आपको समझा देते हैं। यहाँ क्या रहेगा, इंडिकेशन का चिन्ह रहेगा और ये यस पृष्ठ रहेगा। अब यहाँ क्या रहेगा, ई, वेक्टर ई और साथ में इंटू में डी है। तो ये तो था इसका बेसिक, और यहाँ तक आपने अगर समझ लिया तो इसको अच्छी प्रकार से आपने क्लियर कर लिया होगा कि जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या क्या है, और मतलब क्या तरीके से, किस तरीके से इसकी डेफिनेशन को परिभाषित कर सकते हैं, और साथ में उनके रिलेशन कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म के लिए क्या याद रखेंगे, और बाकी पूर्ण के लिए, पूर्ण पृष्ठ के लिए आप इन तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहीं तक कि आपका समाप्त हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी विशेष स्थिति के बारे में। तो विशेष स्थिति की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें विशेष स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं कि विशेष स्थितियाँ किस प्रकार से बताई गई हैं। तो हमको रिलेशन मिला था पूर्ण पृष्ठ के लिए। अब उस पूर्ण पृष्ठ में हमने क्या पढ़ा था कि फाई ई इक्वल में ई ए और साथ में कॉस थीटा, यानी कि फिर से एक बार रिलेशन लिख करके दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि इस रिलेशन का हमको यूज करना है। फाई ई इक्वल में ई इंटू में ए इंटू में कॉस यहाँ थीटा, इस रिलेशन का हम दोस्तों इसमें यूज करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो पहली स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी कोण बनता है तो पहले कोण के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दूसरी स्थिति की बात करेंगे, दूसरा कोण यहाँ अप्लाई करेंगे और दोनों की कंडीशनों को लिख देंगे। यही इसकी क्या हो जाएंगी, विशेषताएं हो जाएंगी दोस्तों। तो आपने इस संबंध को समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे। तो देखिए पहला जो कंडीशन है वो किस प्रकार से बताया गया है। तो पहले कंडीशन की चर्चा करते हैं। फर्स्ट नंबर, करका यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व क्षेत्रफल सदिश ए, वेक्टर ए के बीच कोण थीटा बराबर में 0। अब ये 0 कोण क्यों होता है इसके बारे में भी आपको डायग्राम से बताएंगे। तो यहाँ पे पहला क्या लेना है, जब आपके लिए लंबवत के लिए कंडीशन बोली गई है कि समतल पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, तब के बारे में बात की गई है। ई और ए के बीच में कोण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बराबर में 0। तो यहाँ पे देखिए फाई ई इक्वल में ई ए कॉस 0। अब कॉस 0 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। मतलब यहाँ 1 आ जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, ई ए मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास में रिलेशन क्या मिलेगा, फाई ई इक्वल में ई और ए। ये कब के लिए कंडीशन है, जब हमारा क्या था कि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, तब की ये कंडीशन रहेगी। तब हमारा ई और ए के बीच में कोण बनेगा 0। अब बात कर लेते हैं अगली कंडीशन की कि अगली जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन और किस प्रकार से कंडीशन बन रही है। तो सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। करका यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, यहाँ लंबवत स्थित हो और यहाँ समांतर स्थित हो, तब आप ध्यान रखना अपोजिट किस प्रकार से याद रखेंगे, हम आपको इसकी कंडीशन अपोजिट के रूप में बताना चाहेंगे और किस तरीके से रहती है। जब लंबवत होता है तब आप क्या समझते हैं कि लंबवत वो एंगल होता है जब वहाँ पर कोई पर 90 का कोण बनता हो। अब जब समांतर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है, 180 डिग्री होता है, या फिर क्या होता है, या फिर 0 होता है, इस तरीके से होता है। मगर हमें क्या करना है, इसके अपोजिट लेना है। तो यानी कि जब इसकी लंबवत की बात की जाए, यानी 90 की बात की जाए, तब हम जिक्र करेंगे किसका, 180 या 0 का। अब यदि जब 180 और 0 की चर्चा की जाए तब हम बात किसकी करेंगे, 90 की। तो ये रहेगा यहाँ पर अपोजिट टर्म। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जब लंबवत की बात की गई थी तो हम किसने क्या लिया, तो हमने लिया थीटा बराबर में 0। अब यहाँ जब समांतर की बात कर रहे हैं तो यहाँ थीटा बराबर लेंगे 90, और जब 90 लेंगे तो कंडीशन वही सूत्र रहेगा, यानी फाई ई इक्वल में ई ए कॉस 90, यानी जब 90 डिग्री की वैल्यूएशन 0, यानी कि फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि दूसरी कंडीशन में फाई ई इक्वल में जब 0 मिलेगा तब क्या होगा कि जो पृष्ठ यानी कि जो समतल पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के कैसे है, समांतर है, और लंबवत में क्या मिलेगा, ई ए मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको इसके ये 2 पॉइंट हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे।
तो दोस्तों ये है उनके डायग्राम। तो इन डायग्राम को आपको स्पष्ट करा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है 2.6 के अंतर्गत डायग्राम में, तो यहाँ क्या बोला गया है, ई और ए दोनों की दिशा एक ही दिशा, और यहाँ पर बात करते हैं, एक मिनट, एक है ए और एक है ई, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल। तो ये दोनों की बात में अगर बात करते हैं दोनों के बारे में, तो यहाँ पर देखिए ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। जो समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, एंगल होगा भाई, लेंगे थीटा बराबर में क्या लेना है, 90 डिग्री लेंगे। अब ये 90 डिग्री क्यों आया आपको चर्चा कर देते हैं। थीटा बराबर में कितना लेना है, 90 डिग्री। यहाँ बोला गया है पृष्ठ के लिए, तो पृष्ठ हमारा ये है और तल हमारे जो क्षेत्र है, मतलब इनकी जो दिशाएं दे रखी हैं वो इस तरह के हैं। तो यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री। क्लियर हो गया। अगले डायग्राम की बात करते हैं। अगले डायग्राम में जब हमारा ए और ई के बीच में कोण बन रहा है 90 डिग्री, तब हमारा जो पृष्ठ लिया गया है, तो पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो पृष्ठ से रहेंगे इसके अंतर्गत, तो ये पृष्ठ हमारा कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0 या फिर 180 डिग्री, 0 या फिर 180 डिग्री। तो इसके ठीक क्या लेना है, अपोजिट लेना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मतलब ये डायग्राम जो है वो किसके लिए है, सेकेंड नियम के अंतर्गत है, और ये डायग्राम किसके अंतर्गत है, वो फर्स्ट नियम के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम हो यदि दोस्तों, तो आप हम अपना जो कमेंट राय जो है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे कि यहाँ पर हमको ये प्रॉब्लम रही है, दोबारा से इसको समझाने का प्रयास करें। तो वो क्लास आपको दोबारा से फिर से प्रोवाइड कराई जाएगी, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी वो समस्या आपकी सुलझाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों इसका अगला पॉइंट आता है, कभी कभार क्वेश्चन कर देता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा के बारे में चर्चा करो, तो हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो समझिए कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मात्रक के लिए। अगर यदि हम किसी का मात्रक निकाल लेते हैं तो हम उनकी विमाओं को प्रयोग करके, या जो विमीय सूत्र थे उनका प्रयोग करके उसकी विमा को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें बता रखा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा, यानी यूनिट एंड डिमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है आपको कि सबसे पहले मात्रक की चर्चा करेंगे। तो मात्रक के लिए आप रिलेशन पर पहुँचेंगे कि डी फाई, मतलब डी फाई सापेक्ष में ई इक्वल में ई और साथ में डी है। तो हमने बताया कि कॉस थीटा का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वेक्टर लगे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ क्या है, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिख लेंगे। और यहाँ पर जब बात की जा रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो रिलेशन आपने पढ़ा है कि ई इक्वल में एफ अपान में Q0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो बल का मात्रक न्यूटन, और धन परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम। अब बात कर ले क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कि एरिया, जो एरिया होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब इसके संबंध को हम क्लियर करके लिख देते हैं, और यही हो जाएगा हमारा इसका मात्रक। तो क्या दे रखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, गुणे में है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये रहेगा बटे में तो प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यही रहेगा इसका मात्रक दोस्तों। तो आप इसको याद रखें, और जो बच्चे याद ना करना चाहें, समझना चाहें कि किस तरीके से निकाला जाता है, तो इसे एक बार सॉल्व करके अवश्य देख लें। ये इसका मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये किसका मात्रक है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है दोस्तों, तो कह रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक। अब ये किसके दे रखा है, विद्युत फ्लक्स का ना हो करके क्या बता रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोस्तों, यानी कि ई के बारे में। अब ये ई का मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। कभी कभार ऑप्शनल क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछता है, तो जो मैंने बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाए हैं चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत, उनमें इस चीज़ की जिक्र यानी कि इसकी चर्चा की गई है। तो उन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ये तो था इसका मतलब मात्रक। अब बात कर लेते हैं इसकी विमा की दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं विमा की।
बीमा में क्या बता रखा है, जो रिलेशन हमने पीछे फाइंड किया था उसी से हम निकाल सकते हैं। तो एक दूसरा मात्रक बताया गया था, उसका यहाँ पे यूज बताया गया है। क्या रखा है, वोल्ट प्रति मीटर और साथ में मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर का एक कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर। ये दोस्तों किसका मात्रक है, तो ये है वैद्युत फ्लक्स का दूसरा मात्रक। और एक इससे पहले क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, वो मात्रक था। और ये दूसरा मात्रक है वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे बीमा की चर्चा कर देते हैं। तो ये वोल्ट के बारे में जो बात की गई है, तो यहाँ पर ये दूसरे मात्रक की चर्चा की गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी बीमा के बारे में। तो बीमा का जिक्र यहाँ से बताया गया है। चाहें तो हम इस संबंध के द्वारा भी बीमा को निकाल सकते हैं और पीछे वाला जो रिलेशन था उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र यानी कि ई का विमीय सूत्र और ए का विमीय सूत्र। तो दोस्तों चर्चा करते हैं इसकी। तो ई जो है, अभी रिलेशन पड़ा था कि एफ अपान में Q0। तो आप जानते हैं एफ यानी कि M/L टी की पावर माइनस का 2। अब बात कर लेते हैं यहाँ से क्या मिलेगा, ए और टी। ये क्या होती है, यहाँ आवेश की बीमा होती है। क्या होती है, AT। इसे गुरु कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या है, ई की बीमा। तो ये देखिए आपको स्पष्ट हो रही होगी। सबसे पहले ई की बीमा की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं ए की बीमा के बारे में। तो ए की बीमा क्या होगी भाई, ए क्या है, एरिया है यानी क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का क्या होता है आप जानते हैं कि ए बराबर में क्या होता है, एम यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो जो मीटर का स्क्वायर होता है, मीटर का स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, एम। और एम का क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, एम का हो जाएगा स्क्वायर। एम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसी एम को स्क्वायर को यानी कि एम को, सॉरी यहाँ पे क्या रहता है, एल रहता है। क्या रहता है, एल। यानी कि मीटर की जगह पर मीटर मात्रक था और यहाँ क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर मैनेज करवाया गया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। जब हमने यहाँ तक ये रिलेशन क्लियर कर लिया और यहाँ पर भी संबंध बताया गया कि ई इक्वल में एफ अपान में क्यू, या फिर एफ इक्वल में इक्वल में क्या बोल सकते हैं, एफ अपान में आई टी, एक रिलेशन ये भी बनता है। तो यहाँ से जो बीमा निकल करके आई यानी कि एम, एल और टी की पावर माइनस का 2, ये पहले से था। एक टी और आएगा तो कितना मिल जाएगा, टी की पावर माइनस का 3 मिल जाएगा। और एक एल इधर था, ए और एल, एक मतलब 2 एल इधर थे, 2 एक कितना बन जाएगा, 3 एल बन जाएगा। और ए की पावर माइनस का 1 ये हो जाएगा। तो इनको जब हम संशोधन करके लिखेंगे तो जो बीमा मिलेगी दोस्तों, वो हमारी क्या बीमा मिलेगी, तो वो लिखे देते हैं आपके लिए। गुरु कोष्ठक में हमको मिलेगा एम, ए रहता है कैपिटल लेटर में, एम, एल का क्यू, टी की पावर माइनस का 3, ए का माइनस का 1 पावर। तो ये रहती है इसकी बीमा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसको आप लोग अवश्य देखेंगे और तब आपको ये वाला जो दूसरा वीडियो है वो अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और आज के लिए दोस्तों यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। और साथ में अपनी जो स्टडी है उसको बेहतर बनाए रखें और बेस्ट ऑफ लक।